हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से आए आपके सामने एक नया वीडियो लेके। वो है केमिस्ट्री का 10 क्लास का जो 5 चैप्टर है मॉडर्न पीरियड टेबल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो चुका था, जैसे पीरियड टेबल क्या है, उसके बाद डोवेनेयर का पीरियड टेबल क्या था, उसका न्यूलन अस्टक का पीरियड टेबल क्या था, इसके बारे में हम चर्चा कर लिए थे। आज का जो चर्चा करेंगे वो बहुत ही भी होगा, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियड टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो न्यूलन ने जो अष्टक का सिद्धांत दिया था, यानी कि न्यूलन ने जो अष्टक का सिद्धांत के अनुसार एक पीरियड टेबल बनाया था, वो पीरियड टेबल परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा के बनाया था। तो वो पीरियड टेबल पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाया, वो सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। तब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी मॉसले। तो हेनरी मॉसले ने एक पीरियड टेबल बनाया जो तत्वों को जो है परमाणु के संख्या के आधार पर सजाया, तत्वों को परमाणु की संख्या के आधार पर सजाया, जिसमें 7 आवर्त था और 18 वर्ग था। इसमें 7 आवर्त था और 18 वर्ग था, और उसे हम लोग आधुनिक पीरियड टेबल कहते हैं। और वो पीरियड टेबल आज भी पूरी तरह से फुलफिल है, उसमें किसी तरह की त्रुटियां, किसी तरह कमियां नहीं के बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग परिभाषित करेंगे, फिर उस पीरियड टेबल को समझेंगे, फिर देखेंगे उसमें कितना आवर्त है, कितना वर्ग है और क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो क्या क्या परिभाषा से समझ लेते। पहले क्या लिखा वहां पे, हेनरी मॉसले के द्वारा परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाकर एक तत्व का आवर्त सारणी बनाया, जिसमें 7 आवर्त तथा 18 ग्रुप या वर्ग है। इसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, इस आवर्त सारणी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक, इस आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ गुण होगा, गुण के बारे में समझते हैं। अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी को देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियड टेबल है। ठीक है, तो इस मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में सिर्फ अभी आपको समझना है। 10 क्लास के बाद 11th में बहुत अच्छा इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो है, जो लोग खड़ा खड़ा डंडा होता है, मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह बोलते हैं, वर्ग या समूह बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा काय गो लाइन है, टोटल 18 लाइन है। टोटल कितना आपका 18 लाइन है। और आवर्त जो है इस तरह का चीजों को बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा काय गो है, टोटल 7 गो है। टोटल कितना आपका 7 गो। ये जो हिस्सा है इसी का एक पार्ट को यहाँ लटकाया है। ठीक है, तो 7 क्या हो गया इसका आवर्त, 7 क्या हो गया इसका आवर्त। और ग्रुप कितना हो गया इसका ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कितना हो गया 18। ठीक, तो इसी पीरियड टेबल का नाम है मॉडर्न पीरियड टेबल। दुनिया में जितनी भी सारे चीज बने हुए सभी परमाणु से मिलकर बने हुए। परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और उस परमाणु में या तो हाइड्रोजन का परमाणु है, या तो ऑक्सीजन का है, तो बहुत सारे चीजों के परमाणु से मिलकर हम लोग बने थे। हमारे जो बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, उस बॉडी में ग्लूकोज है। ग्लूकोज का परमाणु संख्या क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो कार्बन क्या एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, हाइड्रोजन क्या एक तत्व है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो बॉडी है बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ। ठीक है, अब ये जो परमाणु इस तरह से हमारे शरीर को मिलकर बनाते हैं, इसी में से किसी चीज का, किसी परमाणु में या किसी कैल्शियम में या किसी प्रोटीन में या किसी विटामिन में कमी हो जाता है, तो फिर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उसी को ठीक करने के लिए फिर उसको क्या दवाई वगैरह बनाते हैं। तो यही मॉडर्न पीरियड टेबल से ही है ना बनाते हैं। आखिरकार मॉडर्न पीरियड टेबल की जरूरत क्यों पड़ा है, तो आपको जरा बता दे कि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है, आखिरकार तत्वों का मॉडर्न पीरियड टेबल का जरूरत ही क्यों पड़ा, इसको अगर समझना चाहते हैं तो पहले आपको थोड़ा देर इंतजार करना होगा। क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है हमारा तत्वों का एक आवर्त सारणी है। मतलब तत्वों को अगर एक ही जगह में सभी तत्वों को रख देंगे तो वहां से फिर नए चीज बनाना, नए यौगिक बनाना, नए पदार्थ बनाना, जैसे कि कोरोना का जो वैक्सीन बनाया था उस दौरान तत्व खोजने में बहुत सारी कठिनाई होगी। तो उसने क्या किया कि समान गुण वाले तत्वों को क्या किया, एकदम एक क्रम में सजाया, पहले बढ़ते क्रम में सजाया परमाणु का। ठीक है, तो समान गुण वाले क्रम में सजाया। तो इसमें खोजने में बहुत आसानी होती है साइंटिस्ट को, कोई भी चीज को बनाने में। सिंपल बात है कि मान के चले आप एक दुकान खोले है, तो दुकान में अगर मान लीजिए किराना स्टोर है, तो उसमें बिस्किट को एक साइड रखते हैं, कहीं दाल अगर है उसको एक साइड रखते हैं, कहीं अगर ऑयल तेल है तो उसको एक साइड रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बॉक्स बना, एक ही बॉक्स में सारा सामान आप रख दिए, और फिर कोई भी ग्राहक आके कुछ भी बोल देंगे कि भाई हमको ऑयल चाहिए, ऑयल
बर्तन उसमें सबसे नीचे है, तो उसका खोजने में बहुत कठिनाई होती है या होंगे, तो उस दौरान आपको जैसा फील होगा, ठीक है, बहुत सारा परेशानी होगा। उसी तरह से अगर साइंटिस्ट अगर इस आधुनिक पीरियड टेबल को सही से नहीं बनाते तो कोई भी चीजों को बनाने में बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल दूसरा, जब भी एक केमिकल को बनाया जाता है तो उसकी जो सारे प्रॉपर्टीज को मैच करवाने के लिए यहाँ पे एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज है उसको देखा जाता है, उनका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उस पर बनाता है। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है और इसको सजाया गया है किसके आधार पर? परमाणु के संख्या के आधार पर। यहाँ पे 1 है तो यहाँ कितना होगा? 2 होगा, यहाँ कितना 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 के परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया उसको सजाया गया, परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया। तो ये आपका आधुनिक पीरियड टेबल है और इससे रिलेटेड जो 10 क्लास में सवाल पूछता है मैं उस पर अभी चर्चा करूंगा, तो वो क्या है? शायद आपको आधुनिक आवर्त सारणी समझ में आ गया। आपको अगली में ऐसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं या कितने वर्ग होते हैं, ठीक है, कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त बोलेगा तो आवर्त की संख्या कितना होगा? 7, उसका ये पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या कितने समूह होते हैं, तो 18 वर्ग या 18 समूह होता है। मेडलिप का अष्टक सिद्धांत में कितना था? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में कितना, मेडलिप कितना था पता है आपको? ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के और कुछ गुण है, उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के गुणों को लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या गुण है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी प्रकार का अशुद्ध नहीं है, ठीक है, पहला गुण। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग है। ठीक है, अगला गुण क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन पे एक निश्चित स्थान दे दिया गया, हाइड्रोजन को एक जगह पे उसके सबसे ऊपरी जगह में उसको निश्चित स्थान दे दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है इसीलिए। ठीक है, और इसमें जो है ना 18 वर्ग या समूह वाले सभी में क्या किया? अक्रिय गैसों को रख दिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, इसको क्या कर दिया? अक्रिय गैसों को रख दिया। ठीक है, मतलब ग्रुप नंबर 18 में देखेंगे इस तरह से, तो वहां पे क्या हुआ? 18 में सारे के सारे जो गैसेस है या सारे से जो तत्व है वो सारे अक्रिय गैस से, निष्क्रिय गैस से, ठीक है, नोवेल गैसेस से उसको रख दिया है ना। इसमें किसी एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर है ना उसकी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, तत्व की संयोजकता वृद्धि नहीं होती है। जैसे मान के चलिए ऊपर में आपका हाइड्रोजन है, नीचे आपका फिर क्या आपका लिथियम है, फिर क्या सोडियम है, फिर पोटेशियम है, तो एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसमें किसी भी तत्वों का संयोजकता वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगा, लिथियम की 1 होगा, सोडियम की 1 होगा। ठीक है, तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर उसकी संयोजकता में वृद्धि नहीं होगा, उसका परमाणु संख्या में कुछ हो सकता है लेकिन संयोजकता वृद्धि नहीं होगा, वैलेंस में वृद्धि नहीं होगा। तो ये इसका गुण है। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत भी है कि आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेडलिप की आवर्त सारणी में क्या अंतर है? आधुनिक आवर्त सारणी और मेडलिप की आवर्त सारणी में क्या अंतर है? ठीक है, अगर बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेडलिप आवर्त सारणी, तो ये दोनों में अंतर समझने के लिए पहले दोनों का परिभाषा को अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपका दोनों का परिभाषा क्लियर है तो फिर आप ये दोनों का अंतर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो पहली बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना किसने दिया था? हेनरी मॉसले ने। दूसरी बात तरह बात करें अगर मेडलिप आवर्त सारणी या मेडलिप आवर्त सारणी जो है ना मेडलिप नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों को एलिमेंट को रखा गया था तो परमाणु के संख्या के बढ़ते क्रम में सजाकर रखा गया था। अगर आपकी बात करें मेडलिप आवर्त सारणी में तो तत्वों के द्रव्यमान के संख्या को बढ़ते क्रम में क्या किया था? सजाया गया था, जिसका द्रव्यमान छोटा था फिर बड़ा था फिर उससे बड़ा था, यानी कि यह था परमाणु की संख्या के आधार पर और यह था आपका द्रव्यमान की संख्या के आधार पर था। ठीक है, आगे की बात करें तो इसमें कुल आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग की संख्या 18 है आधुनिक में। और इसकी बात करें इसमें 6 आवर्त थे, 8 समूह या ग्रुप थे। ठीक है, इसमें आखिरी गैस को एक निश्चित या अलग स्थान दिया, 8वां ग्रुप में रख दिया, और इसमें आखिरी गैस के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। किसमें? मेडलिप ने। ठीक है, इसमें अगर किसी प्रकार का शुद्ध नहीं है, इसमें बहुत तरह का गैस शुद्ध है। तो ये क्वेश्चन बहुत भी है, आपको 5-5 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसीलिए आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको आधुनिक आवर्त सारणी और मेडलिप की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो इस अंतर को आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि आपके अनुसार आखिर गैस उत्कृष्ट गैस को है ना अलग समूह में क्यों रखा गया है।
मतलब आपके अनुसार अकेले गैस उत्कीर्ण गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है, इस पर आपको बात करना है। देखिए, अगर अकेले गैस की बात करें तो एक ऐसा गैस होता है जो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे हमारे बल्ब के अंदर जो लाल बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर कोई अकेले गैस या तो नियोन या तो हीलियम तो आर्गन नाम का कोई गैस भरा रहता है ताकि वो बल्ब दोबारा जलने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो वो जो है ना ज्यादातर क्या काम करता है कि बल्ब के अंदर के फिलामेंट को रिएक्शन होने से रोकता है और बल्ब दोबारा जलने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि अकेले गैस के अलग समूह में, इनके 18वां समूह में क्यों रखा गया, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो अकेले गैस का खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना बनने के बाद हुई और यह गैसेस क्रियाशील नहीं है, किसी क्रिया नहीं करेगा। तो मेंडलीव आवर्त सारणी की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना एक अलग समूह 18वां समूह में उसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपका मेंडलीव आवर्त सारणी और आवर्त सारणी खत्म होता है। इसमें कभी कभी ये पूछता है कि जो ना परमाणु के जो मौलिक कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो खोज है गोल्डस्टीन भी कहीं कहीं रहता, रदरफोर्ड भी कहीं कहीं रहता। प्रोटॉन नाम का जो नाम दिया था तो गोल्डस्टीन ने और रदरफोर्ड ने उसको बताया था। ठीक है, और न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। कभी कभी ये पूछता है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूटन की संख्या। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने की कोशिश करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने के बाद आप जो है ना कोई भी आधुनिक या मॉडर्न पीरियड टेबल को आप उसका प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, जैसे उसका कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे उसका आवर्त, उसका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कक्षा, तो ये सब क्या था, नाभिक होता है बीच में, जब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षा होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2n² होता है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करें कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। देखो, इस कक्षा का नाम की बात करेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको। इसकी बात करें तो ये आपका है ना पहला कक्षा, ये वाला दूसरा कक्षा, ये वाला तीसरा कक्षा, और ये वाला आपका क्या आपका नाभिक P+N, इसमें क्या आपका P+N है। ठीक है, तो पहला का नाम हो गया K, फिर क्या रखा L, फिर क्या रखा M। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें ये पहला कक्षा, तो n बराबर कितना हो सकता है, यहाँ कितना, n बराबर कितना होगा, दूसरा कक्षा 2, यहाँ पे n बराबर कितना है बोलो 3, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये कक्षा का नाम है। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पहला K कक्षा में, उसका जो फॉर्मूला था 2n², तो n के जगह कितना 1 रख देंगे, तो पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा कितना 2। यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, K में 2, 1 2 2। ठीक है, पहला कक्षा में। दूसरा L की बात करें तो L में जो n का वैल्यू कितना है, n में n बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि 2n² जो है ना, यहाँ पे क्या रख दे 2 गुना जो n का स्क्वायर रख देंगे, तो 2 4 4 2 8, यानी कि L कक्षा में कितना आएगा अधिकतम, L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अगला की बात करें तो 3 का स्क्वायर गुना 2, जो 9 गुना 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा n कक्षा में। ठीक, तो इसी तरह से n में हम कक्षा की संख्या का क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो m में कितना 18 आ जाएगा, n में कितना 32 आ जाएगा। अब बात करें हम लोग थोड़ा सा उप कक्षा, तो उप कक्षा का नाम होगा SPDF। ठीक है, SPDF होता है उप कक्षा में। तो K में जो उप कक्षा होगा सिर्फ एक ही उप कक्षा होगा, जिसका नाम होगा 1s। इसका नाम क्या है आपका 1s। ठीक है, दूसरा L में जो उप कक्षा की संख्या होगा क्या होगा आपका, 2 उप कक्षा होगा, 2s और 2p होगा, 2s और 2p। ठीक है, M में जो उप कक्षा होगा, M में, तो इसमें कितना उप कक्षा होगा, M में उप कक्षा बात करें अगर तो 3 होगा, 3s 3p और 3d होगा। ठीक है, और n की बात करते हैं, n में कितना 4s 4p 4d और 4f होगा। देखो यहाँ पे जो S1 जो है ना, S1 इसलिए लगाया कि ये वो जो उप कक्षा है वो किसका उप कक्षा है, तो पहला कक्षा का उप कक्षा है। उप कक्षा का मतलब कक्षा के अंदर कक्षा होना उप कक्षा कहलाता है। ठीक है, ये जो 2s और 2p है ये भी उप कक्षा है, लेकिन किसका, L कक्षा का। और ये जो 3s 3p 3d है ये भी उप कक्षा किसका, M कक्षा का, और ये जो आपका N कक्षा का। ठीक, और S कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएगा x में, तो
तो क्या आएगा 2 आएगा। इसको हम लोग 2s ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे की बात कराएगा हम लोग पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। पी कक्षा में कितना होगा 6, अधिकतम 6, उससे जैसे ज्यादा हो जाएगा फिर आगे वाला कक्षा में एंट्री कर जाएगा। डी की बात करें तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होगा कितना होगा 10। ठीक है, और डी पर ऐसा 10 करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अधिकतम उससे कम होगा तो चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकता। एफ की बात करें तो एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना आ जाएगा आपका 14, है ना 14। यानी कि देखिएगा एस में 2, पी में 6, है ना, डी में 10 और एफ में 14 होता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा अब प्रिंसिपल सिद्धांत। उसके बाद फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके, है ना, ब्लॉक पीरियड निकलना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब इसका नाम है इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसका नाम क्या आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले 1s फिर 2s 2p ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिर 3s, है ना, 3p, फिर क्या आपका 3d, है ना, फिर क्या आपका 4s, है ना, 4p, फिर 4d, फिर क्या आपका 4f, फिर क्या आपका 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6x, 6p, है ना, 6d, 6f। मतलब एफ तक तो बढ़ते जाना है, उसका रुक जाना है। इसका तो और भी 7 तक करते हैं तो 7 तक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 7s, ग्रुप हमारा 7 तक है इसीलिए पीरियड हमारा 7 तक है। तो 7p, ठीक है, 7d और 7। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसे काटेंगे एक एक करके, फिर क्या एक एक करके 2 बार काटेंगे, फिर 2 करके ऐसा तिरछा काटेंगे 2 बार, एक एक करके 2 बार, 2 करके 2 बार, फिर 3 करके कितना बार 2 बार काटेंगे, फिर बाकी जो बचेगा ऐसे करके काटेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, यहाँ लोड है, यहाँ से फिर इसमें भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा। ठीक है, फिर ये जब लोड हो जाएगा फिर इधर से भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहेगा, फिर यहाँ भरने का फिर यहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा, इस तरह से भरता रहेगा। ठीक है, जैसे आप देखो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा फिर यहाँ भरेगा, ये जब लोड हो जाएगा तो ये लोड होगा, फिर यहाँ जाएगा 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने का जो प्रोसेस होगा यही आपका अब्बा प्रिंसिपल सिद्धांत होगा। ठीक है, और अब्बा प्रिंसिपल सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहेगा वो उस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, किसी पीरियड टेबल में ब्लॉक वगैरह भी होता है। यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले s कक्षा में भर दिया। ठीक है, इसमें 2 होगा तो किस में आएगा, दूसरा का, है ना, 2 आएगा तो सबसे पहले किस में जाएगा 1s। फटाफट आप कर सकते हैं यहाँ तक 1s, फिर क्या आपका 2s 2p, फिर 3s 3p 3d। तो पहला इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, इसमें अधिकतम 2 आएगा, जैसे 2 हो गया, अब इसमें क्या लोड हो गया। अब अगला बात करेगा, ठीक है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1s में जाएगा, फिर 1s में 2 दे दिया तो कितना बचा 1, तो ये लोड होने के बाद फिर कहाँ जाएगा 2s में जाएगा, फिर कहाँ जाए आपका 2s में जाएगा, तो कितना बचा इसके पास 1 दे दिया। ठीक, बेरियम में 4 है तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा 1s में भरेगा, पहले 1s में, फिर आपका 2s में, तो इसमें 2 दे दिया तो इसमें 2 दे दिया, अब 4 लोड हो गया। बोरॉन के पास कितना 5 है, तो 5 में क्या होगा, पहले इसमें 2 दे देगा, फिर इसमें 2 दे देगा, तो ये लोड होने के बाद फिर कहाँ चल जाएगा आपका इधर चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि 1s 2s 2p, ये 3s 3p, ये लोड हो गया, ये लोड हो जाएगा, फिर क्या आपका 2p में चल जाएगा, है ना, 2p में, ये 2p 6 तक लोड होगा, इस तरह चलते जाएगा। और जैसे आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्लियर हो जाएगा तो फिर किसी भी तत्व का ग्रुप पीरियड ब्लॉक वगैरह आप निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो इसके बारे में फिर बताएंगे। पहले आप जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेना। ठीक है, आप 22 से 30 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेना, फिर आपको जो है ना ग्रुप पीरियड निकालना बहुत आसान हो जाएगा, फिर आसानी से आप ग्रुप पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम जो n की संख्या होगा वो आपका क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ठीक है, उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, है ना। अधिकतम जो n की संख्या होता है ग्रुप बन जाता है। जैसे यहाँ पर अधिकतम n की संख्या कितना आपका 3 है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा ना, तो ये 3 जो है ग्रुप जो हो जाएगा, तो फिर ये 3 आपका क्या कहलाएगा, इसका ग्रुप कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रुकता है जहां पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आप अगर अभी लास्ट में किस क्लास में पढ़ते हो, तो आप 11th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो तो 12 के स्टूडेंट बोलेंगे, बाकी जो क्लास पढ़ लिया उसको नहीं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस रूम में या जिस ब्लॉक में ठहरता उस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाता। देखो इसकी बात करें, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में ठहरा,
तो पी ब्लॉक का हो गया। ये कहाँ पे ठहरा तो पी ब्लॉक का हो गया है ना। ये कहाँ पे ठहरा तो ये भी किसमें पी ब्लॉक का हो गया। ठीक है, अब बात करें सोडियम, तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरा एस में, तो एस ब्लॉक का हो गया। मैग्नीशियम एस में ठहरा तो एस ब्लॉक का हो गया। फिर लास्ट में क्या आपका पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में हो गया। तो इस तरह से आप जैसे आप इलेक्ट्रोनियस कर पाएंगे तभी आप इलेक्ट्रॉन मॉडर्न पीरियड को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना कि उसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा पूरी तरह से इलेक्ट्रोविनियस के बाद फिर मॉडर्न पीरियड टेबल को किस तरह से आप अपने तरीके से सजा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।